गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। आज की वीडियो में हम चौसर के पॉइंट को डिस्कस करेंगे, हाउ टू रीड चौसर। इससे पहले वाली वीडियोस में हम जो है वो चौसर की कैंटरबरी टेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम चौसर ने किस की क्या क्या अचीवमेंट्स थी उनको भी डिस्कस हम कर चुके हैं। तो आज हम हाउ टू रीड चौसर इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड चौसर एज ए सोशल हिस्टोरियन। अब हमारा इस वीडियो में हम चौसर को जो है वो कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, इसके बारे में जो भी इस बुक्स में दे रखा है R D त्रिवेदी वाली बुक में, तो हम आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। वी हैव सेड दैट चौसर इज़ इन एवरी सेंस मॉडर्न, कि हमने जो है वो पहले वाली वीडियोस में भी हमने डिस्कस कर लिया है कि चौसर जो है वो एवरी सेंस में जो है एक मॉडर्न पोइट था। बट दिस स्टेटमेंट सो फार एज हिज लैंग्वेज इज कंसर्न इज सब्जेक्ट टू सर्टेन क्वालिफिकेशन। ही इज़ नॉट मॉडर्न इन द सेम सेंस एज पोप और वर्ड्सवर्थ, कि हम जो है वो चौसर को एज ए मॉडर्न पोइट देखते हैं, लेकिन वो इतना मॉडर्न भी नहीं कह सकते हम, जैसे कि हम अलेक्जेंडर पोप को और वर्ड्सवर्थ को कह सकते हैं। क्योंकि अलेक्जेंडर पोप एंड वर्ड्सवर्थ जो है, पोप जो है वो एज ऑफ प्रोज से बिलोंग करते हैं और जो 18th सेंचुरी है उससे, और वर्ड्सवर्थ जो है वो अलेक्जेंडर के एक तरीके से रेबल में लिखते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप जो है वो हाईली डिग्निफाइड लैंग्वेज में जो है वो अपनी पोइट्री को लिखते थे, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री की लैंग्वेज है वो एज ए कॉमन मैन जो यूज़ करते हैं लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में इन्होंने पोइट्री को लिखा है। तो वो जितने मॉडर्न पोइट ये थे, चौसर उतने सेंस में इतना मॉडर्न पोइट नहीं है। His language had certain difficulties inseparable from its origin, कि उसके जो लैंग्वेज है उसमें कुछ सर्टेन डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि हम मतलब उनको इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओरिजिन, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। यू विल रिमेंबर द एंग्लो सेक्शन वॉज ए हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज लाइक मॉडर्न जर्मन और संस्कृत, कि हमने जो है वो देख पढ़ा है कि जो एंग्लो सेक्शन लिटरेचर में जो एलिट्रेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया गया है वो उतनी ही डिग्निफाइड लैंग्वेज है जितनी कि हमारी संस्कृत और जर्मन लैंग्वेज है। ओवर द ईयर मैनी ऑफ दीज इन्फ्लेक्शंस डिसअपियर्ड। द प्रोसेस बिगेन विद द कमिंग ऑफ द डेन्स एंड वेंट ऑन ड्यूरिंग द सप्रेशन ऑफ द नेटिव लैंग्वेज आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड के ऊपर फ्रेंच लिटरेचर का, कल्चर का ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था, इसीलिए जो एंग्लो सेक्शन लिटरेचर है वो मतलब एक तरीके से उसको इग्नोर किया गया, क्योंकि फ्रेंच इन्फ्लुएंस इस टाइम पे इंग्लैंड के ऊपर ज़्यादा हुआ था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद, अंडर द स्ट्रेस ऑफ नेसेसिटी, नेमली दैट ऑफ फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द नॉर्मन फ्रेंच कॉन्क्वेर्स एंड द masses. Many of the troublesome inflections were dropped, so that when the native English language ultimately emerged triumphant about the middle of the 14th century, it was much simpler. But when Chaucer began to write, it still had old forms of words with inflection clinging to them. It is these words and inflection that are stumbling blocks to the modern reader of Chaucer, कि चौसर ने जो है वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद लिखना ही स्टार्ट किया था, तो सम इन्फ्लेक्शंस वर ड्रॉप्ड, so that when the native English language ultimately emerged rampant about the middle of the 14th century, it was much simpler, कि चौसर ने जब लैंग्वेज को लिखना स्टार्ट किया था, मतलब इंग्लिश में जब उसने यूज़ किया था, तो इंग्लिश जो है उसका खुद ही ग्लोरिफिकेशन हो रहा था, उसका खुद ही डेवलपमेंट की प्रोसेस में थी। बट व्हेन चौसर बिगेन टू राइट, इट स्टिल हैड ओल्ड फॉर्म ऑफ वर्ड, लेकिन जब चौसर ने लिखना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो ओल्ड फॉर्म के वर्ड्स थे, वो डायरेक्टली चौसर ने यूँ के यूज़ किए हैं अपने लिटरेरी वर्क्स में। लेट अस फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द प्रोलॉग, वैन द अप्रैल। अब देखो यहाँ पे वैन का क्या स्पेलिंग लिख रखा है, अप्रैल की क्या है, तो इस तरीके से ये ओल्ड इंग्लिश है, इसमें जो है वो आज की इंग्लिश से काफ़ी अलग है ये, और इसी लैंग्वेज को चौसर ने उस टाइम पे जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड पॉपुलर थे, जो कॉमन वर्ड्स थे, उन्हीं को यूज़ किया है, और ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को ही अपनी लिटरेरी वर्क्स में यूज़ किया है। वी हैव नोटिस द फॉलोइंग पेक्युलरिटीज़, मैनी वर्ड्स एंडिंग इन ई, और चौसर की ये
ख़ास क्वालिटी है कि चौसर ने जो है वो हर वर्ड के पीछे ई को यूज़ करते हैं। जितने भी उसके वर्क्स हैं जो कैंटरबरी टेल्स हैं मेनली, उसमें जो है उन्होंने इस ई का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो ये हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि चौसर ने अपने वर्ड्स की एंडिंग में एक राइमिंग स्कीम देने के लिए, उसको राइमिंग क्रिएट करने के लिए जो है वो एंडिंग में ई शब्द जो ई वर्ड है उसको यूज़ किया है। डिफरेंट स्पेलिंग्स, कुछ बहुत सारे स्पेलिंग्स भी अलग हैं, जैसे स्वीट के वो क्या लिख रहे हैं SOTE, रूट देखो ROTE और स्पेलिंग है रूट की ROOT। तो इस तरीके से बहुत सारे स्पेलिंग जो है वो अलग हैं इनसे। इनफ्लेक्टेड प्लूरल वर्ब्स जैसे मेक, अब मेक की प्लूरल फॉर्म है मेकन, स्लीप की है स्लीपन। ये ओल्ड इंग्लिश में थी जहाँ पे प्लूरल, आज तो हम ऐसे एस लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं वर्ब को, लेकिन उस टाइम पे EN लगा के वर्ब को जो है वो प्लूरल बनाया जाता था। तो ऐसे ही वर्ड्स का, ऐसे ही इन्हीं प्लूरल वर्ड्स का जो है चौसर ने अपनी लिटरेचर में इनको यूज़ किया है। और ये PYQ भी है नेट का कि चौसर ने जो है वो मतलब ओल्ड इंग्लिश में जो प्लूरल फॉर्म है वो किस तरीके से बनाई जाती थी, तो कैसे EN ऐड करके उसके बाद ही उनको प्लूरल माना जाता था। तो ये ओल्ड इंग्लिश की ओल्ड प्रैक्टिस है, तो आप इसको ध्यान में रखें। पास्ट पार्टिसिपल्स विद स्ट्रेंज इन्फ्लेक्शन वाई, रोन, हॉलपन, और पास्ट पार्टिसिपल जिसमें हम ED लगाते हैं उसमें देखो रन की R, ये क्या स्पेलिंग है, YRONE, हेल्प्ड की होलपन। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ओल्ड इंग्लिश में और न्यू इंग्लिश में। चौसर ने ओल्ड इंग्लिश का यूज़ किया है। माइनर पेक्युलरिटीज़, हैम को यूज़ किया है देम के लिए, HIR, अब इसको हियर फॉर देयर के लिए। तो ये कुछ अलग वर्ड्स हैं जो चौसर ने यूज़ किए हैं। फॉरेन और फॉरेन लुकिंग वर्ड्स, कुछ फॉरेन वर्ड्स का भी यूज़ किया है क्योंकि उनको लैटिन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज से वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ा था, तो उन्होंने अपने वर्क्स में जो है लैटिन के और फ्रेंच वर्ड्स को भी मिक्स करके लिखा है। ऑफ दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर द वर्ड्स एंडिंग इन ई। सबसे इम्पोर्टेंट हमें एक तो ये प्लूरल फॉर्म वाली याद रखनी है कि प्लूरल कैसे बनाया गया वर्ड्स को एंड में EN ऐड करके, और सेकंड है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वर्ड्स की एंडिंग जो है उन्होंने E लगा के किया। अपने सारे वर्ड्स को एक राइमिंग स्कीम देने के लिए उन्होंने E को ऐड किया है। For on their proper pronunciation depends the rhythm of Chaucer's line. The final E is always sounded if it occurs at the end of a line. और मेनली जो है वो E को ऐसे इस तरीके से एंडिंग की है कि एंड में जो है ई को ऐड किया है। इफ़ इट ओकर्स एट द एंड ऑफ ए वर्ड एल्सवेयर, कहीं पे वर्ड्स की एंडिंग में, कहीं पे लाइन की एंडिंग में। इट इज़ ऑलवेज साउंडेड एक्सेप्ट व्हेन इट इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर वोवेल H. द स्पेलिंग एंड इन्फ्लेक्शंस प्रेजेंट लिटिल डिफिकल्टी एंड यू गेट यूज्ड ऑफ them. The foreign looking words however are foreign to the modern reader, for they are either Anglo-Saxon or French. और कुछ Anglo-Saxon वर्ड्स का भी यूज़ किया और कुछ फ्रेंच वर्ड का भी यूज़ किया है। बट इवन दीज आर नॉट सो डिफ़िकल्ट एज दे अपीयर, लेकिन इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितने हमें लग रहे हैं। कोर्गेस विच सगस्ट करेज इज सिंपली हर्ट्स फ्रॉम द फ्रेंच क्वर मीनिंग हर्ट। तो ये जो कैसे फ्रेंच वर्ड से इंग्लिश के मीनिंग जो है वो मिलते जुलते हैं वो बताया। द कनेक्शन बिटवीन करेज एंड हर्ट इज ऑब्वियस। फर्न इन एंग्लो सेक्शन फॉर फार ऑफ, अब ये फर्न जो वर्ड है इसको एंग्लो सेक्शन में फार ऑफ के लिए यूज़ किया जाता था। हांस अगस्टिन हैलोड और होली सेंट्स फ्रॉम एंग्लो सेक्शन होल्गा है होली। तो इस तरीके से वर्ड्स को यूज़ किया है जो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं एंग्लो सेक्शन से भी और फ्रेंच से भी। We are familiar with uncouth, uncivilized, clumsy. Thus we see that the differences between Chaucer's English and modern English are not so great as they at फर्स्ट साइट अपीयर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चौसर की जो इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश है वो आर नॉट सो ग्रेट, वो इतनी ज़्यादा ग्रेट नहीं है एज दे फर्स्ट साइट अपीयर, जैसे वो हमें लगती है। एट एनी रेट द डिफ़िकल्टी ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट सच एज कैन नॉट बी ओवरकम विद ए लिटल प्रैक्टिस। तो मतलब कि
जो लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी है उसको हम लिटिल प्रैक्टिस से ओवरकम नहीं कर सकते। द कंसाइज ऑक्सफर्ड डिक्शनरी इज अबाउट ऑल वन नीड्स टू गेट द एटमोलॉजीज दोज हु वांट ग्रेटर असिस्टेंट मे रीड चौसर्स कैंटरबरी रेड साइड बाई साइड विद ए मॉडर्नाइज्ड वर्जन सच एज नेविल कोगिल्स इन पेंगुइन क्लासिक्स। तो अगर किसी को लैंग्वेज के बारे में डिटेल से स्टडी करना है तो ये टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, द कैंटरबरी टेल्स को। अब हम डिस्कस करेंगे चौसर एज ए सोशल हिस्टोरियन ऑन द बेसिस ऑफ द लिविंग pictures of contemporary society contained in the prologue. Chaucer has been described as a social historian. तो चौसर को जो है वो हम एज ए सोशल हिस्टोरियन जानते हैं, क्योंकि चौसर ने जो अपने सारे वर्क्स लिखे हैं, मेनली जो कैंटरबरी टेल्स लिखा है, वो सोसाइटी की क्लियर पिक्चर को ही दिखाया है। तो हम उसको एक हिस्टोरियन मान सकते हैं कि उसने उस टाइम पे जो हिस्टोरिकल कंडीशन थी, पॉलिटिकल कंडीशंस थी इंग्लैंड की, उनको जो है वो उनसे इन्फ्लुएंस होके ही उन्होंने इस वर्क्स को लिखा है। तो हम इसको सोशल हिस्टोरियन बोल सकते हैं। दिस स्टेटमेंट हाउएवर इज ओनली partially true. Chaucer has painted only the gay side of contemporary life, turning a blind eye to its seamy side. कि हम चौसर को क्रिटिसाइज इस बेस पे किया जाता है कि चौसर ने अपनी कंटेम्प्रेरी लाइफ की सिर्फ हैप्पीनेस को दिखाया है। उस टाइम पे जो ब्लैक डेथ है, पीजेंट्स रिवॉल्ट है, या 100 ईयर्स वॉर है, तो उनके बारे में चौसर ने इतना डिटेल से नहीं लिखा है जितना उन्होंने गे लिटरेचर लिखा है। मतलब हैप्पी लिटरेचर एक तरीके से ये दिखाया है कि सोसाइटी में सब कुछ सही है। वैसे तो ऑल्दो उसने जो है वो चौसर ने हिमरिस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्रिटिसाइज़ किया है, उनको मतलब टारगेट किया है उनकी फोलीनेस के लिए, लेकिन फिर भी इतने डीप से नहीं किया है जितना उन्होंने लिटरेचर को एक एज ए हैप्पीनेस दिखाया कि उसकी एज में जो है वो सब कुछ सही चल रहा है। बल्कि उसने जो उसकी रियलिटी थी एज की, उसको कहीं ना कहीं चौसर अपने वर्क्स में छिपा रहा है। तो इसलिए उसने जो है वो डार्कर साइड नहीं दिखाई है अपनी सोसाइटी की। नो डाउट ही हैज़ पॉइंटेड आउट द करप्शन इन द चर्च इन हिज सैटारिकल पिक्चर ऑफ द फैट फ्रायर द हंटिंग मंक। कि हाँ, चौसर ने जो करप्शन उस टाइम पे चर्च में जो प्रिवेलेंट था उसको अपने कैरेक्टर्स फ्रायर के और मंक की टेल्स में दिखाया है, उनके कैरेक्टराइजेशन में दिखाया है, समनर की में, द ग्रीडी पार्टनर में। बट इन जनरल ही लीव्स द बर्निंग सोशल एंड रिलीजियस क्वेश्चन स्टूडियसली अलोन। लेकिन रियलिटी यही है कि उसने उनको जो है वो सिर्फ टच किया है, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया है उस चीज़ को कि ये सोशल इविल है, हमें इसको ख़त्म करना है, उस तरीके से नहीं किया है, बस टच कर दिया है उनको दिखाने के लिए कि हाँ, वो अपनी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से, जो भी सोसाइटी उस टाइम पे फेस कर रही है करप्शन को या फिर किसी और सोशल इविल को, तो कि उसके बारे में उसको समझ है। बाकी उसने इतनी ईगरनेस के साथ उसको नहीं दिखाया है। But in general, he leaves the burning social and religious questions studiously alone. He says nothing about the widespread misery and devastation brought about the Black Death. कि Black Death के बारे में उसने जो सोसाइटी उस टाइम पे फेस कर रही थी उस सिचुएशन को नहीं दिखाया है। द पॉवर्टी, गरीबी को भी नहीं दिखा रहा है। द डिसकंटेंट ऑफ द मासेस, द स्टैचू ऑफ लेबर, और उस टाइम पे जो पीजेंट्स रिवोल्ट, जो लेबर्स की जो सिचुएशन थी उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा है हमारा चौसर। द हाई टैक्सेशन, द एक्स्ट्रावेगेंस एंड जनरल मिसरूल ऑफ रिचर्ड सेकंड, और जो रिचर्ड सेकंड थे वो किस तरीके से मिसट्रीट कर रहे थे लोगों को, टैक्स लगा रहा था ज़्यादा लोगों के ऊपर। तो इन चीज़ों के ऊपर चौसर ने ज़्यादा नहीं लिखा है। और द पीजेंट्स रिवोल्ट ऑफ 1381 एंड इट्स क्रूअल सप्रेशन, पीजेंट रिवोल्ट क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे और सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ा, इन सब के क्वेश्चन जो है वो चौसर नहीं दे रहा है, इनके आंसर नहीं दे रहा है। फॉर ऑल चौसर केयर दीज थिंग्स हैड नेवर बिन, और क्या दिखा रहा है हमें चौसर कि ये हैड नेवर बिन, कि ये चीज़ें तो कभी हुई ही नहीं। द फैक्ट इज दैट चौसर वॉज ए कॉर्ट पोइट नॉट ए पोइट ऑफ द पीपल एज लैंगलैंड वॉज। कि फैक्ट ये है कि चौसर जो है वो एक कोर्ट पोइट था, वो एक डिप्लोमेटिक भी था, कि वो अलग अलग कंट्रीज़ की विजिट पे बिजी रहता था, उसको अपनी सोसाइटी के लिए टाइम ही नहीं था कि उसको जो सोसाइटी फेस कर रही है जिन डिफ़िकल्टीज़ को, कि वो उनके सामने, किंग के सामने उनको डिस्क्राइब करे कि किस तरीके से सोसाइटी क्या फेस कर रही है और उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। चौसर ने इस तरीके से अपने वर्क्स को नहीं लिखा है, उसने सिर्फ जो है वो कोर्टली, मतलब किंग को खुश करने के लिए जो है वो वर्क्स को लिखा है। और इसके अपोजिट में अगर हम विलियम लैंगलैंड को देखें तो उन्होंने अपने वर्क्स में सोसाइटी की बिल्कुल क्रूशियल पिक्चर को दिखाया है। वो जो है वो
पॉइंट ऑफ द पीपल थे। ही रोट टू अम्यूज द कोर्ट एंड नोबिलिटी। और विलियम लैंगलैंड ने अपने वर्क्स में कोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया है, जो करप्शन है चर्च के अंदर उसको क्रिटिसाइज़ किया, और जो भी उस टाइम पे सोशल इविल है हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हमारे विलियम लैंगलैंड। एंड बीइंग हिमसेल्फ एन ईजी गोइंग मैन हु लव्ड द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ डिड नॉट बॉदर टू रिमाइंड हिमसेल्फ और अदर्स अबाउट द अनप्लीजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ अराउंड हिम। तो मतलब कि अनप्लीजेंट एस्पेक्ट जो भी उसके अराउंड में थी हर चीज़ के बारे में विलियम लैंगलैंड ने अपने वर्क्स में उनको स्पेस दिया है। इफ़ गोवर वॉज ऑल्सो ए कोर्ट पोएट डिनाउंस द सोशल इविल्स दैट हैड ब्रॉट अबाउट द पीजेंट्स वर्ल्ड, इट वॉज बिकम हिज ओन इन्वेस्टेड इंटरेस्ट एज ए लैंडलॉर्ड वर थ्रेटन्ड बाय द रिवॉल्ट। और जो विलियम गोवर हैं, जॉन गोवर हैं, वो भी कोर्ट पोइट थे और उन्होंने डिनाउंस किया है उन्होंने भी सोशल इविल्स को, जो कि जिसके कारण पीजेंट्स रिवोल्ट हुआ था, और जिसके कारण जो है मतलब कि लैंडलॉर्ड्स जो है कैसे पीजेंट्स को और रिवोल्ट को धमकी दे रहे थे। तो इस तरीके के बारे में भी विलियम जॉन गोवर ने लिखा है। लैंगलैंड was popularized with a missionary zeal, hence his detailed description and denunciation of social and religious evil of the time. Chaucer, on the other hand, was a realist to the core without any passion for reform. कि जो विलियम लैंगलैंड है और जो जॉन गोवर है वो तो अपनी राइटिंग्स को इस तरीके से लिख रहे हैं कि वो सोसाइटी में सुधार चाहते हैं कि कुछ रिफॉर्म कर सकें वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू सोसाइटी के लिए। लेकिन चौसर जो है सिर्फ उन टॉपिक्स को टच कर रहा है, उसका मेन पर्पस सोसाइटी को रिफॉर्म करना नहीं है, सोसाइटी की इविलनेस को क्योर करना नहीं है। बीइंग ए टेकन कीन ऑब्जर्वर ही कुड नॉट हैव failed to see the dark shadows in the life around him, but being at the same time a frank lover of life, he turned his gaze away from them. Thus his social picture is one-sided and incomplete, and his claim to being a social historian limited. In order to get a complete picture of the later half of the 14th century, Chaucer's picture has to be supplemented by facts of life given by Langland and Gower. तो Langland and Gower से हम जो है उनकी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की पिक्चर को देख सकते हैं इन कंपैरिजन टू चौसर। अब हम पढ़ेंगे द प्रोज ऑफ द एज ऑफ चौसर कि उस टाइम पे प्रोज में क्या प्रिविलेंट था चौसर के टाइम पे। बिसाइड द टू प्रोज टेल, चौसर ने अपना कैंटेबरी टेल्स है वो वर्ड्स फॉर्म में लिखा है, उसमें 2 टेल्स हैं जो कि प्रोज में लिखी हैं। वो एक तो है टेल ऑफ मेलेबी एंड द पार्सन टेल। ये दोनों टेल्स के नाम याद रखने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसी 2 टेल्स हैं जिनको प्रोज में लिखा है। तो हमें याद रखना है द टेल ऑफ मेलेबी एंड द पार्सन्स टेल। चौसर रोट ए ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलैब, तो प्रोज में उन्होंने एक वर्क और लिखा है ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलैब एंड एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट विच ही डेडिकेटेड टू हिज लिटल सन लेविस। और उन्होंने ये वर्क जो है वो अपने बेटे लेविस को डेडिकेट किया है। ए ट्रांसलेशन ऑफ बोइथस, और ये किसकी ट्रांसलेशन है? बोइथस जो एक पोइट हैं उनकी ट्रांसलेशन है। चौसर्स प्रोज इज़ नॉट सो आर्टिस्टिक एज हिज वर्ड्स एंड इट इज़ अनइम्पोर्टेंट। जितनी चौसर की वर्ड्स पॉपुलर है इम्पोर्टेंट है उतनी जो है चौसर की प्रोज आर्टिस्टिक नहीं है, उसमें इतनी ज़्यादा लिटरेरी ब्यूटीनेस नहीं है जितनी वर्ड्स में है। इसके अलावा जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल को ट्रांसलेट किया था, द फर्स्ट वर्नाकुलर ट्रांसलेशन ऑफ द स्क्रिप्चर इन यूरोप। पहली बार बाइबल को जो है जॉन वाइक्लिफ ने ट्रांसलेट करके कॉमन मैन तक बाइबल को पहुंचाया था, जो कि फर्स्ट वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो है इसको ट्रांसलेट किया। हमें ये याद रखना है कि किसने फर्स्ट टाइम जो है बाइबल को ट्रांसलेट करने का काम किया था, तो जॉन वाइक्लिफ ने। वैसे तो इससे पहले और ट्रांसलेशन की गई हैं, लेकिन इसका मेन जॉन वाइक्लिफ का मेन पर्पस यही था कि लोगों तक इसकी पहुंच हो। मेड द होली बुक एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन, ये आई गया है कि लोग कॉमन मैन को इसका एक्सेस मिल सके, वो इसके बारे में पढ़ सके जान सके। एंड वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑन द रोड टू द रेफर्मेशन, और ये पहला स्टेप था रेफर्मेशन की तरफ। क्योंकि रेफर्मेशन में क्या है, जो करप्शन है चर्च में जो फैला हुआ है उस चीज़ को ठीक करना, कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं, इसलिए रेफर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी
तो इसीलिए ये फर्स्ट स्टेप था रेफर्मेशन की तरफ कि बाइबल को ट्रांसलेट किया जॉन वाइक्लिफ ने। इट्स सिंपल एंड फोर्सफुल इंग्लिश डेमोन्स्ट्रेटेड द पोटेंशियलिटीज ऑफ द वर्नाकुलर इन फील्ड विच आर जनरली रिजर्व फॉर लैटिन, बट द ग्रेट प्रोज वर्क ऑफ दिस पीरियड वॉज ए बुक कॉल्ड सर जॉन मैंडविलेज ट्रैवल। और ग्रेट वर्क दूसरा इस पीरियड का ये है, जॉन मॉन्डविलेज ने ट्रैवल्स लिखे हैं, अपने ट्रैवलॉग्स लिखे हैं। तो ये बुक इम्पोर्टेंट है। इट इज़ नाउ जनरली बिलीव्ड दैट नो सच ट्रांसलेशन फ्रॉम फ्रेंच एंड दैट इज ए compilation of fabulous tales from Pliny, Marco Polo and other purveyors of the marvelous. We are familiar with the character of travels tale and the book answer to the description to perfection. Most of the stories are purely mythical but nevertheless entertaining. तो बहुत सारी टेल्स हैं जो कि टेल्स फ्रॉम मार्को पोलो की स्टोरीज़ हैं या फिर और हैं जो ट्रैवलर्स उन्होंने जो अपनी ट्रैवलॉग्स लिखे हैं। एंड द बुक आंसर टू द डिस्क्रिप्शन टू परफेक्शन, परफेक्शन की तरफ ही जा रही है हमारा लिटरेचर इस टाइम पे। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज़ आर प्योरली मिथिकल, और सारी स्टोरीज़ जो है वो एक मिथिकल फॉर्म में लिखी गई हैं, एंटरटेनिंग के पर्पज से नहीं लिखी गई हैं। वी आर टोल्ड ऑफ द क्रोकोडाइल्स ऑफ Phoenix of a valley full of devils jumping like grasshoppers and a people who had only one leg but so big that it served them as an umbrella in the rainy season। तो मतलब मिथिकल सेंस में लिखी गई हैं टेल्स, और इस तरीके से लिखी गई हैं कि रीडर के अंदर एक सस्पेंस को क्रिएट किया जा सके। द बुक इज़ ऑल्सो रिमार्केबल फॉर इट्स लिटरेरी स्टाइल के लिए सिंपल है, नेचुरल है, फ्लुएंट है। इट वॉज द मोस्ट डिलाइटफुल बुक इन इंग्लिश प्रोज प्रोड्यूस्ड सो फार। सबसे ज़्यादा डिलाइटफुल बुक है ये इंग्लिश प्रोज की, जो कि मेडिवल मतलब चौसर के टाइम पे लिखी गई थी। चौसर के टाइम पे ये कह सकते हैं हम, इसका मतलब ये नहीं है कि चौसर जब जिंदा थे तो उसी टाइम पे लिखी गई थी, मतलब उसके इरा में लिखी गई थी। तो जॉन मैंडविले की बुक है ये ट्रैवल्स हैं, ट्रैवलॉग है इसकी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसमें हम जो है चैप्टर को इसको कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अब 15th सेंचुरी की पोइट्री को डिस्कस करेंगे कि अब जो है चौसर के बाद कौन से पोइट्स जो है इंग्लिश लिटरेचर में जिन्होंने पोइट्री को अडॉप्ट किया, और किस तरीके से 15th सेंचुरी जो कि एक बैरन पीरियड माना गया था, कैसे जो है वो उसके बाद चौसर के बाद पोइट्री का ग्लोरिफिकेशन हुआ, इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग हुई। कौन से ऐसे पोइट थे जिन्होंने स्टार्टिंग में चौसर के मॉडल्स को फॉलो किया, और कुछ स्कॉटिश चौसरियन थे, कुछ इंग्लिश चौसरियंस थे, उन्होंने लिखा। फिर उसके बाद हमारे एडमंड स्पेंसर और फिलिप सिडनी, उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में हम एलिजाबेथ नेस को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक you for watching this video. If you like the video, then please like, share and subscribe. And if you find any fault in these videos, then please suggest me. I should follow your advice. Thank you.